हेलो एवरीवन, बीएससी फाइनल की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम सल्फोनिक यौगिकों की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे और उसमें हमने दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया था। एक वे जिनमें O सिंगल बॉन्ड H आबंध का विखंडन होता है, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु हटता है और उसकी जगह पर कोई दूसरा समूह प्रतिस्थापित हो जाता है, यानी इन अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन मुक्त होती है, H+ मुक्त होता है। अतः ये सल्फोनिक अम्लों की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करने वाली अभिक्रियाएं होती है। इसके अलावा दूसरी अभिक्रियाएं जिनमें हमने H सिंगल बॉन्ड O आबंध को तोड़ा था, चूंकि अम्लीय प्रकृति के होते हैं इसलिए H सिंगल बॉन्ड O टूटने पर OH मुक्त होगा, क्षारीय प्रकृति के नहीं होते हैं। अतः इस प्रकार की अभिक्रियाएं ये काफी कठिनाई के साथ देते हैं और विशेष परिस्थितियों में ही देते हैं। अब हम तीसरे प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे, जिसमें पूरा सल्फोनिक अम्ल समूह प्रतिस्थापित हो जाएगा SO3H समूह। तो इसमें हम सबसे पहले लेते हैं विसल्फरीकरण। हम जानते हैं कि सल्फोनीकरण अभिक्रिया उत्क्रमणीय प्रकृति की होती है, अतः जितना आसानी से बेंजीन वाले पर सल्फोनिक अम्ल को जोड़ा जाता है उतने ही आसानी से इसको वापस हटाया भी जा सकता है। जैसे ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, इसका 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अम्लीय जल अपघटन करवाए HCl की उपस्थिति में जल से किया तो पूरा सल्फोनिक अम्ल समूह यहां से निकल जाता है और ये H2SO4 के रूप में निष्कासित हो जाएगा और बेंजीन बन जाएगी। कुछ सक्रिय यौगिक ऐसे होते हैं, जैसे ये ऑर्थो स्थिति पर क्लोरो और मेथिल दोनों समूह जुड़े हुए हों और फिर सल्फोनिक अम्ल है, तो इनका मात्र भापीय आचमन करवाने पर, यानी भाप के साथ गर्म करने पर ही विसल्फनीकरण हो जाता है सीधा ही, और ऑर्थोक्लोरोटॉलुईन बन जाती है। तो इन अभिक्रियाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि इनका विसल्फनीकरण अत्यंत आसानी से किया जा सकता है। इसके अंतर्गत अब दूसरे प्रकार की अभिक्रियाएं आती है, जिसमें हम फिनोलों का संश्लेषण कर सकते हैं, यानी कि बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को फिनोल में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके लिए हम बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण का उपयोग करते हैं और इसकी NaOH या KOH जैसे क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। जैसे बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का हाइड्रोजन की जगह सोडियम प्रतिस्थापित कर दिया तो ये बेंजीन सोडियम बेंजीन सल्फोनेट हो गया। अब इसकी क्रिया हम NaOH जैसे क्षार से कराएं तो यहाँ से ये Na2SO3 निष्कासित हो जाएगा और वलय पर OH समूह प्रतिस्थापित हो जाएगा, तो ये Na2SO3 निष्कासित हो गया। तो इस अभिक्रिया में हमने बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सल्फोनिक समूह को हाइड्रोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया और हमें फिनोल प्राप्त हो गया। तो ये फिनोल बनाने की रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत काम में ली जा सकती है। अगले पद में आता है धात्विक साइनाइडों के साथ अभिक्रिया, यानी कि सल्फोनिक अम्ल समूह को हम CN समूह द्वारा प्रतिस्थापित करा सकते हैं। इसमें भी हम बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का सोडियम लवण लेते हैं और इसकी क्रिया NaCN से करा सकते हैं। सोडियम या पोटेशियम लवण लेते हैं तो KCl से करा सकते हैं। तो ये Na2SO3 निकल जाएगा और एरोमेटिक वाले पर CN समूह प्रतिस्थापित होकर साइनोबेंजीन बन जाएगा, तो ये Na2CO3। अब हम जानते हैं कि साइनाइडों का जब हम पूर्ण जल अपघटन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं, जब इनका अपचयन कराते हैं तो एमीन प्राप्त होते हैं। तो यहां से हम 2H2O से क्रिया करवाएंगे तो CN समूह COOH में परिवर्तित हो जाएगा और NH3 निकल जाएगी, तो हमें बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। जबकि LiAlH4 जैसे अपचयकों के द्वारा इसका अपचयन करवाएं 4H से तो हमें पार्श्व श्रृंखला एमीन यानी CH2NH2 बेंजिल एमीन प्राप्त होगा। तो इस प्रकार ये अभिक्रिया एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया हो गई, जिसमें पहले सल्फोनिक समूह को हम साइनाइड द्वारा प्रतिस्थापित करवाएंगे और साइनाइड को फिर
इच्छित उत्पाद में यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल में या पार्श्व श्रृंखला एमीन में हम परिवर्तित कर सकते हैं। अब अगली अभिक्रिया आती है डायरेक्ट एरोमेटिक वाले एमिनो समूह के द्वारा प्रतिस्थापित करवाएंगे। एरोमेटिक वाले पर एमिनो समूह जोड़ेंगे। तो सल्फोनिक अम्ल का प्रतिस्थापित एमिनो समूह द्वारा होगा तो एनिलीन बन जाएगी। तो इसके लिए हम वही बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का सोडियम लवण लेंगे SO3Na और इसकी क्रिया सोडामाइड NaNH2 के साथ करवाएंगे। तो एरोमेटिक वाले पर NH2 समूह प्रतिस्थापित हो जाएगा और यहाँ हमारे पास Na2SO3 निष्कासित हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया के द्वारा हम एनिलीन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगली रिएक्शन में देखें हम ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का सोडियम लवण है, इसकी हम सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaSH से क्रिया कराएं तो ये वापस Na2SO3 निकल जाएगा और रिंग पर सल्फोनिक अम्ल की जगह SH यानी थायो एल्कोहलिक समूह आ जाएगा और Na2SO3 निष्कासित हो जाएगा और थायोफिनोल हमें प्राप्त होगा। तो इस अभिक्रिया के द्वारा हम बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को थायोफिनोल में भी परिवर्तित कर सकते हैं। इसके पश्चात है नाइट्रो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। सल्फोनिक अम्ल नाइट्रो समूह द्वारा बड़ी ही आसानी से सल्फोनिक अम्ल समूह नाइट्रो समूह द्वारा बहुत ही आसानी से प्रतिस्थापित हो जाता है। तो अतः ऐसे यौगिक जिनका नाइट्रिक अम्ल के द्वारा ऑक्सीकरण हो जाता है और जिनका डायरेक्ट नाइट्रीकरण संभव नहीं होता है तो उनका हम पहले सल्फोनीकरण करा लेंगे और फिर सल्फोनिक अम्ल समूह को नाइट्रो समूह द्वारा प्रतिस्थापित करके हम नाइट्रीकरण की क्रिया को पूर्ण करवा सकते हैं। जैसे फिनॉल है ऑर्थो और पैरादेशिक होता है तो पहले इसका सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा सल्फोनेशन करवा देंगे H2SO4 सांद्र H2SO4 भी हो सकता है। तो ऑर्थो और पैरा सल्फोनिक अम्ल उत्पाद प्राप्त होंगे। तो ऑर्थो पे ये जुड़ गया और यहाँ पर ये पैरा पर जुड़ गया तो हमें ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक अम्ल और पैराफिनॉल सल्फोनिक अम्ल का मिक्सचर प्राप्त हो गया। अब इसकी हम नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे HNO3 के साथ तो NO2 प्लस समूह जुड़ेगा। तो पहले वाले में ऑर्थो पर सल्फोनिक है तो बाकी के दो पर नाइट्रो समूह प्रतिस्थापित हो जाएगा यहाँ और यहाँ। इस वाले में पैरा पे सल्फोनिक है तो इसके बाकी के दोनों ऑर्थो पर नाइट्रो समूह प्रतिस्थापित हो जाएगा और यह सल्फोनिक। और फाइनली एक बार फिर अपन इसकी HNO3 से क्रिया कराएंगे तो ये सल्फोनिक अम्ल समूह भी नाइट्रो समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो तीनों ही जगह में यानी कि दोनों ऑर्थो स्थितियां और ये पैरा स्थितियां तीनों स्थितियों पर नाइट्रो समूह हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल जिसे हम पिक्रिक अम्ल भी प्राप्त कहते हैं। तो वैसे तो फिनॉल की सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र H2SO4 के मिश्रण के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें पिक्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर इस प्रकार से हम पिक्रिक अम्ल प्राप्त करें तो अभिक्रिया आसानी से होगी, पिक्रिक अम्ल की लब्धि भी अधिक होगी। यानी फिनॉल का पहले सल्फोनीकरण कराएंगे जिससे ऑर्थो और पैराफिनॉल सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होगा। इसका फिर नाइट्रीकरण कराने पर हमें पिक्रिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार सल्फोनिक अम्ल समूह को नाइट्रो समूह द्वारा आसानी से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। इसके बाद देखो हेलोजन द्वारा प्रतिस्थापन। तो यदि सल्फोनिक अम्ल समूह के ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर कोई सक्रियणकारी समूह जैसे हेलोजन या एमिनो समूह या हाइड्रोक्सी समूह आदि जुड़े हुए हों तो फिर सल्फोनिक अम्ल समूह हेलोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। जैसे सल्फेनिलिक अम्ल जो पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल भी होता है, इसमें पैरा स्थिति पर सल्फोनिक अम्ल की पैरा स्थिति पर एमिनो समूह जुड़ा हुआ होता है और एमिनो समूह एक अत्यधिक सक्रियणकारी समूह होता है। तो इसको बोलते हैं हम सल्फेनिलिक अम्ल। तो अगर हम इसकी ब्रोमीन जल के आधिक्य के साथ रिएक्शन करवाएं तो सल्फोनिक अम्ल ब्रोमीन के द्वारा सल्फोनिक अम्ल समूह ब्रोमीन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा और 2, 4, 6 तीनों स्थानों पर ब्रोमीन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाएंगे जिसके फलस्वरूप हमें 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होगा। अब इसके अलावा इसकी दूसरी प्रकार की अभिक्रियाएं होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं।
क्योंकि सल्फोनिक अम्ल में एक एरोमेटिक वलय होती है और एरोमेटिक यौगिकों की मुख्य अभिलाक्षणिक अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है। तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल भी इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है। लेकिन सल्फोनिक अम्ल समूह एक इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है जो इलेक्ट्रॉन आकर्षित कर बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घटा देता है, जिसके कारण बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण कठिन हो जाता है। अतः सल्फोनिक अम्ल समूह एक निष्क्रियणकारी समूह होता है और इसके साथ ही ये मेटादेशिक होता है। अगर विशिष्ट अभिक्रिया परिस्थितियों में यानी प्रबल परिस्थितियों में हम अभिक्रिया कराएंगे तो आने वाला नया इलेक्ट्रॉन स्नेही मेटा स्थिति पर ही जुड़ेगा। जैसे हम इसका नाइट्रीकरण कराना चाहें तो किसी भी एरोमेटिक यौगिक का नाइट्रीकरण नाइट्रिक आयन मिश्रण से होता है। जो नाइट्रिक आयन मिश्रण सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4 का मिश्रण होता है, क्योंकि इन दोनों के मिश्रण से NO2 प्लस प्राप्त हो जाता है इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में। तो सांद्र HNO2 और सांद्र H2SO4 तो इलेक्ट्रॉन स्नेही मेटा स्थिति पर आएगा। तो SO3H के ये मेटा स्थिति पर NO2 और यहाँ जल निकल जाएगा। तो ये हमें प्राप्त होगा मेटा नाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इसी प्रकार किसी लुईस अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम इसका हेलोजनीकरण कराएं, जैसे Cl2 के साथ क्रिया कराएं FeCl3 की उपस्थिति में, तो आने वाला Cl प्लस इलेक्ट्रॉन से नहीं मेटा स्थिति पर आएगा और HCl निकल जाएगा, जिसके फलस्वरूप हमें मेटा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होगा। अगर इसका सधूम या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा सल्फोनीकरण कराएं तो आने वाला नया सल्फोनिक अम्ल समूह भी मेटा स्थिति पर ही जाएगा। तो ये SO3H और ये दूसरा मेटा पे चला गया SO3H और H2O, तो मेटा बेंजीन डाइसल्फोनिक अम्ल में प्राप्त हो जाएगा। चूंकि सल्फोनिक अम्ल समूह एक प्रबल निष्क्रियणकारी समूह है तो आमतौर पर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल फ्रीडेल-क्राफ्ट अभिक्रियाएं नहीं देते। बाकी नाइट्रीकरण, हेलोजनीकरण और ये सल्फोनीकरण इस प्रकार की अभिक्रियाएं दे सकते हैं, लेकिन ये अभिक्रियाएं भी प्रबल परिस्थितियों में होगी और कठिनाइयों के साथ होगी। अब जहां तक सल्फोनिक अम्लों के उपयोग की बात करें तो सल्फोनिक अम्ल आसानी से प्रतिस्थापित हो जाता है, इसलिए सल्फोनिक अम्लों का उपयोग अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक बनाने में किया जाता है। कई प्रकार की दवाइयों और रंजकों के निर्माण में सल्फोनिक अम्लों का उपयोग होता है। आपको मार्जक बनाने में भी सल्फोनिक अम्लों का उपयोग होता है। अंतर्दहन इंजन में स्नेहकों के रूप में भी सल्फोनिक अम्लों का उपयोग होता है। तो सल्फोनिक अम्ल काफी महत्वपूर्ण यौगिक है। इसके बाद हम कार्बोसल्फर यौगिकों के आधार पर या इसके अनुसार अगली क्लास में कुछ और कार्बोसल्फर यौगिकों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।